उस किताब में आपने बड़े से बड़े नेता को एक्सपोज कर दिया। क्या है उस किताब का सच? उत्तराखंड की राजनीति पे वो किताब है, बहुत भयंकर है, नहीं छापा गया उसे जानबूझ के। अन्यथा उत्तराखंड की जो लीडरशिप है उनमें से 80% लोग सड़क पे नंगे खड़े होंगे अगर वो किताब छपवा दी। में बार डांस का भी जिक्र आजकल चल रहा है। तो नेताओं का स्वभाव है, जब किसी के पास पैसा आता है तो सबसे पहले वो अय्याशी के रास्ते ढूंढता है। हम लोग वो सब कर चुके हम, हमने वो करके देख लिया। यानी कि अय्याशी भी किया खूब तगड़ी करके, उसमें बिल्कुल क्या, उसमें क्या कर रहा है। जब एक उम्र थी खूब अय्याशी की। आप सनातन को अपनी सत्ता हथियाने का औजार बनाते हैं। मैंने सनातन को पहले स्टडी किया। मुझे नहीं लगता कि इस समय जितने नेता हैं भारत में उनमें से 1% व्यक्ति भी वेद के किसी 2 मंत्रों को सुना सकता है। तो 1990 तक राजनीति में 70% लोग ऐसे थे जो किसी मकसद से राजनीति में आते थे कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं, समाज के लिए कुछ करूं। उसके बाद जो नेता हैं उन्होंने ये तय कर लिया कि ये एक जरिया है पैसा कमाने का और अपनी ताकत दिखाने का। राजा आनंद सुमन सिंह, या यूं कहें डॉक्टर आनंद सुमन सिंह, ये वो नाम है जिसे कांग्रेस की राजनीति में, ख़ास तौर से उत्तराखंड में अहम मुकाम हासिल है। राजा आनंद सुमन सिंह अपने आप को राजा नहीं कहलवाना पसंद करते, सिर्फ डॉक्टर आनंद सुमन सिंह ही उन्हें अच्छा लगता है। आपका ताल्लुक़ बुलंदशहर की रियासत छतारी से है। उस राजघराने से एक नौजवान और बरसों पहले उत्तराखंड आया और यहीं बस गया। अपने राजघराने का कभी रौब नहीं मारा, राजा होने की कभी कोई दलील पेश नहीं की, लेकिन आज 85 साल की उम्र में भी उनकी कद काठी, स्वभाव और बोलने का तरीका किसी पुराने राजा महाराजा से कम नहीं है। भारत सरकार ने राजाओं की रियासतें तो ख़त्म कर दी, लेकिन डीएनए आज भी है। उसी डीएनए की वजह से राजा आनंद सुमन सिंह कभी किसी से दबे नहीं, घबराए नहीं, हमेशा हर मोर्चे पर फतेह हासिल की। यहाँ तक कि कई साजिशों के चलते आपने जेल यात्रा भी की। उस साजिश से साफ बच के निकले। यहाँ ऐसा कोई नेता नहीं जिसे वो करीब से जानते नहीं, जिसका सच उन्हें मालूम नहीं, राजनीति क्या होती है उसे बहुत करीब से जानते हैं। आप एक दैनिक समाचार पत्र के, बड़े दैनिक समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं, पत्रकारिता को भी करीब से जानते हैं। तो हमने सोचा कि उत्तराखंड को 25 साल हो चुके हैं, इन 25 सालों के हर लम्हे को करीब से जिया है राजा आनंद सुमन सिंह ने। तो इन 25 सालों और वर्तमान राजनीति पर चर्चा करते हैं, उनके अनुभव क्या कहते हैं। 85 साल की उम्र कम नहीं होती, और उसमें भी आपकी कद काठी और दबंगाई देखने से नज़र आती है। राजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो आप अपने आप को राजा कहलाना पसंद क्यों नहीं करते, जबकि आपका ताल्लुक़ एक बड़े राजघराने से है? 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये नियम बनाया गया कि अब कोई रियासत नहीं है, तो फिर काहे के राजा। ज़मींदार ठीक है, ज़मींदार एक अच्छा शब्द है। तो आप छतारी रियासत को छोड़कर देहरादून क्यों आना हुआ? किस तरीके से उत्तराखंड में आप आए और ये सिलसिला आगे बढ़ा? वेद पढ़ने की इच्छा थी, और वेद पढ़ने के लिए बुलंदशहर से सबसे ज़्यादा नज़दीक देहरादून में एक आश्रम है नाला पानी में, तपोवन। तो उसमें 1977 में आए, 1 अगस्त 1977। 3 साल वेद पढ़े, स्वामी दीक्षानंद सरस्वती, और दर्शन पढ़े स्वामी संबुद्धानंद, फिर उपनिषद पढ़ी, और हिंदू धर्म की जितनी जानकारी थी वो एक नॉन हिंदू होते हुए हासिल की। संस्कृत पढ़ी,
उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार एनडी तिवारी सरकार में आपको एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल था, कैबिनेट का दर्जा था आपके पास। बिल्कुल। और आपके उस दबदबे के चलते आपको बड़े बड़ों की दुश्मनी का सामना भी करना पड़ा। बिल्कुल। तो कांग्रेस से ताल्लुक़ कब से है और कांग्रेस की राजनीति में आपने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे? 1965 से कांग्रेस की सदस्यता है, युवक कांग्रेस की, और उसके बाद आज तक और कोई दल या कोई विचार ना अपनाया। हाँ, महात्मा गांधी मेरे आइडियल हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पे जो शून्यता आई है पिछले 20 से 25 साल में, वो किसी भी एक समझदार और एक पढ़े लिखे आदमी के लिए राजनीति करने लायक बची नहीं। अब राजनीति का मतलब है कुछ अर्जित करना। हम लोग उन लोगों में जिन्होंने राजनीति पे खर्च किया। पहली निर्वाचित सरकार में पंडित नारायण दत्त तिवारी के साथ काम करने का अवसर मिला। लोग ये कहते थे कि सरकार हम चलाते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं कहते। फाइल तिवारी जी के पास तब जाती थी जब हमारे पास आती थी, तो हमने अपने हिसाब से चलाया जो हमें सही लगा, लेकिन राज्य का अहित ना हो, ये पूरा प्रयास 5 वर्ष किया। और आज मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो सरकार नाम की चीज़ 5 साल में थी, उसके बाद सरकारें तो बनी हैं, लेकिन उनका सरकारों जैसा कोई वक़ार नहीं है, ना सरकारों जैसा कोई रुतबा है। कुछ नेता अमीर हो गए, कुछ ठेकेदार अमीर हो गए, कुछ अधिकारी अमीर हो गए। बकाया रही बात उत्तराखंड की, तो पहाड़ का आदमी पहले भी 5 किलोमीटर से पानी लाता था, आज भी 5 किलोमीटर से पानी लाता। पहाड़ की औरतें आज भी घास काटती हैं, तब भी घास काटती थी। तो हमने पहाड़ के लिए क्या किया? ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना शिक्षा की कोई सेवा है। इसीलिए पहाड़ से लोग भाग के ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून में आ गए। तो ऐसी क्या वजह है कि हम पिछले 25 साल में, तिवारी जी ने शुरुआत कर दी, लेकिन तिवारी जी को शुरुआत करने के बाद भी जितनी बदनामी उत्तराखंड में मिली, उतनी बदनामी उत्तर प्रदेश में नहीं मिली, जबकि वो उत्तर प्रदेश में 4 बार रहे। और यहाँ आके उनका सारा जो राजनीतिक वजूद था, यहाँ के लोगों ने ख़त्म कर दिया। उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो गए हैं। बिल्कुल। और इन 25 सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड आंदोलन में आपकी जो भूमिका थी, मेरी जानकारी में आप एक सक्रिय भूमिका में थे उत्तराखंड आंदोलन में, लेकिन आप अपने आप को उत्तराखंड आंदोलनकारी के रूप में दर्ज क्यों नहीं कराया? देखिए, मेरे लिए कोई भी आंदोलन या कोई भी काम इसलिए नहीं होता कि मैं उसका कोई फ़ायदा लूँ। जब मैंने अपनी रियासत का फ़ायदा नहीं लिया, तो उत्तराखंड आंदोलन तो मेरे लिए बहुत छोटी बात थी। प्रताप सिंह यहाँ डीएम थे जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, बहुत बेहतरीन IAS ऑफिसर थे। रंजीत सिंह वर्मा ने और हमने ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद का गठन किया। फाइनेंस के तौर पे सबसे ज़्यादा भूमिका मैंने निभाई, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि राज्य बनने का कोई लाभ लिया जाए या राज्य आंदोलनकारी का कार्ड लिया जाए। किस बात के लिए? ये उत्तर प्रदेश का ही तो हिस्सा है। जो मेरा पेरेंटल राज्य है, ये उसी का एक हिस्सा है। और आज उत्तराखंड के लोग रोते होंगे इस बात के लिए कि वो उत्तर प्रदेश के साथ रहते तो ज़्यादा अच्छे रहते। अब से ज़्यादा बजट उत्तराखंड को तब मिलता जब यूपी में थे ये। यानी कि 25 साल की उम्र से ज़्यादा की जितने भी नेता हैं, सबके जन्म प्रमाण पत्र पे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। यानी कि वो उत्तराखंड के सवाल ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के। 26 साल पहले जितने भी नेता यहाँ पैदा हुए हैं, उन सबका वजूद उत्तर प्रदेश है। पैतृक राज्य वही है। जैसे पाकिस्तान का पैतृक जो देश है वो भारत है। भारत को काट के तो पाकिस्तान बना है। आपके पूर्वज भी तो मुसलमान थे। हाँ बिल्कुल, मुझे फ़ख्र है इस बात का। मुझे फ़ख्र है। नहीं, मेरे पूर्वज पहले हिंदू थे, ठाकुर। फिर उन्हें 1752 में मुसलमान बना लिया गया। उसके बाद मैंने 1980 में बाकायदा पूरी दुनिया को बता के हिंदू धर्म या सनातन धर्म को एक्सेप्ट किया, और मुझे इस बात में कोई शिकायत काहे की। लेकिन मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, ना इस्लाम से ना मुस्लिम से। मेरे सारे रिश्तेदार मुसलमान हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपकी जो अगर रूट की बात करें, आप मुसलमान भी रहे, हिंदू भी रहे, तो अब आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, भारतीय मानते हैं? ना मैं हिंदू मानता हूँ ना मुसलमान। मैं एक अच्छा इंसान होना चाहता हूँ, और वो मेरी कोशिश है, और मैं लगता है कि मैं थोड़ा बहुत उसमें सफल हुआ हूँ। अच्छा, ये धर्म होता है क्या? हिंदू मुसलमान है क्या? धर्म कुछ है ही नहीं।
धर्म का मतलब सीधा साधा एक है, सुबह उठ के कोई भी जीव जो भी जिंदा है वो सबसे पहले शौच जाता है, ये यूनिवर्सल धर्म है। उसके बाद वो कुछ खाता पीता है, ये यूनिवर्सल धर्म है। उसके बाद वो काम पे जाता है, चाहे जानवर हो या इंसान हो, सब अपने अपने काम पे जाते हैं। जानवर शिकार करेगा या अपने फल फूल ढूंढेगा जो वेजिटेरियन है, और इंसान जो काम उसे तय है, मुकर्रर है, उसके लिए वो करेगा। तो धर्म का मतलब तो यह है, ये जो जिन्हें आप धर्म कह रहे हैं ये तो सेमेटिक रिलीजन है सब, आइदर वेद आइदर कुरान, इन सब की एक सोच जो है वो इतनी है कि ये इस दायरे से बढ़े और आगे फैल गए। भाजपा के एक नेता हैं मुफ्ती शमून कासमी, हाँ, उनका मानना है कि कांग्रेस ने दलितों का और मुसलमानों का शोषण किया और उनका बेवकूफ़ बनाते रहे। तो मुफ्ती साहब सीधे तौर पे कांग्रेस को दोषी मानते हैं कि जो मुस्लिम और दलितों के वर्तमान हालात हैं उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। आपका क्या मानना है? देश को आज़ाद कराने के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस को नहीं कराना चाहिए था, इन्हें गुलामी की आदत है लोगों को। इसका मतलब क्यों कांग्रेस के लोगों ने इतना त्याग और बलिदान किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू 6-7 महीने यहाँ भी रहे देहरादून जेल में। वो कक्ष अलग है, अगर आपको याद हो तो जेल में एक कक्ष अलग है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कक्ष कहा जाता है उसे। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और उन्हें आज़ादी का एक रास्ता देश को बना के दिया। ये देश एक बार सोने की चिड़िया रहा है बस, वो अकबर के समय में, यानी मुग़लों के समय में। कितने मुग़ल आए थे विदेश से? आप बताइए, इतिहास पढ़ा होगा आपने। उसके बाद जो और हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उन सबके पूर्वज कम से कम कहीं ना कहीं हिंदू से ही जुड़े हैं। तो जो भारतीय मुसलमान हैं, क्या इनका रूट हिंदू परिवारों से? रूट तो सबका वहीं से है मूलतः। भाई अकबर की भी तो एक बेगम जो थी वो हिंदू थी, राजा जयसिंह, उनकी अपने मानसिंह की बहन या बेटी जोधाबाई। और अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो ऐसी कम से कम 1000 शादियाँ उस समय हुई मुग़लों के साथ, जिसमें लड़की हिंदू लड़कियां मुसलमानों के यहाँ गई और मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के यहाँ गई। आप इतिहास पढ़िए। रजवाड़ों में शादी ये सोच के नहीं होती थी कि ये किस मज़हब को मानता है, ये सोच के होती है कि ये इस रियासत का है और हमसे थोड़ा बड़ा है। इस तरह शादी होती थी। आप अपनी रियासत के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। अब जिस चीज़ को, जिस रास्ते को मैं छोड़ देता हूँ उस पर दोबारा नहीं जाता। आप जब अपना मज़हब इस्लाम से आप हिंदू धर्म में आए, हिंदू क्या कोई धर्म नहीं है, सोच है? हिंदू कोई सोच भी नहीं है। हिंदू तो काफिर को कहा जाता है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, चोर, उन्होंने उसकी व्याख्या की है, फारसी में उसे चोर कहा जाता है। भारत के लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने हिंदू को एक धर्म के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। धर्म कहना चाहिए इन्हें सनातन वैदिक, वो एक धर्म हो सकता है। धर्म क्या, वो भी एक मत या मजहब संप्रदाय, ये 3 हैं बस, और कुछ नहीं है। कुछ धर्म मैंने आपको बता दिया कि जो इंसान सबसे पहले उठ के सुबह अपने शरीर को साफ करता है और उसके बाद काम पे जाता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इंसानियत से बड़ा भी कोई धर्म नहीं है। उत्तराखंड में किन 5 नेताओं को आप उसूलन और उसूल वाले नेता मानते हैं? फिलहाल अभी तो पिछले 10-12 साल में तो कोई भी नहीं है। 25 सालों में? 25 सालों में पंडित नारायण दत्त तिवारी थे, भगत सिंह कोश्यारी हैं हमारे मित्र, हीरा सिंह बिष्ट पुराना साथी है हमारा, 2 और बताइए। यशपाल आर्य है, बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति है। सच्चे अर्थों में वो कांग्रेसी थे, लेकिन बीच में उन्हें पता नहीं क्या मन में उनके आया और वो बीजेपी में चले गए। हरक सिंह रावत बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन उन्होंने भी यही किया। वो तो खैर शुरू से दल बदलते रहे। अच्छा, उत्तराखंड की राजनीति 25 सालों से काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, और यहाँ जब राज्य बना क्या परिकल्पना थी, क्या सोच थी, और वर्तमान में कहाँ खड़ा है उत्तराखंड? अब राज्य बचा कहाँ है? राज्य बचा कहाँ है? नेताओं ने इसे अपनी कमाई का अड्डा बना लिया है। खनन और शराब, ये 2 चीज़ें नेताओं को चाहिए, तीसरी और कोई चीज़ नहीं चाहिए। और सब ये जो सारी पार्टियां मिला के सब आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, सड़क पे कुछ और करते हैं, बाद में सब आपस में शेयर कर लेते हैं। तो मुंबई में बार डांस का भी जिक्र आजकल चल रहा है। ये तो नेताओं का स्वभाव है। जब किसी के पास पैसा आता है तो सबसे पहले वो अय्याशी के रास्ते ढूंढता है।
हम लोग वो सब कर चुके हम, यानी हमने वो कि करके देख लिया, यानी कि अय्याशी भी की आपने? खूब तगड़ी करके। उसमें बिल्कुल क्या, उसमें क्या कर रहा है, ये जब एक उम्र थी खूब अय्याशी की। अय्याशी और प्रेम अय्याशी का मतलब यही है कि दारू पीने लगे, मुजरा देखने लगे। तो मैं तो 14 साल की उम्र में मेरे फादर ने मुझसे कहा कि ये बॉटल रखी है, इसे खोलिए। हमने खोल दिया, गिलास में डाल दीजिए, हमने डाल दिया, पी जाइए। हम पी गए, जितना नाश्ता किया था सब बाहर आ गया। कहा जाता है कि हमारे दादाजी ने कहा कि शाम को हमारे साथ चलना है आपको। तो अलीगढ़ में एक जगह है मदार गेट, वहाँ पे मुजरा होता था। तो 4 घोड़ों की बग्गी में नवाब साहब हमें वहाँ ले गए। तो हमने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि हमारे बाप ने हमें दारू पीने सिखाई और हमारे दादा ने मुजरा देखना सिखाया। तो उसमें गलत क्या था, हम रजवाड़े थे तो हमने किया। अब आज की तरह छिछोरे रजवाड़े नहीं कि है औकात कुछ नहीं और कहते हैं हम राजा। आपने कोई किताब लिखी है, मैं उस किताब के बारे में जाना है लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया। सुना ये कि उस किताब में आपने बड़े से बड़े नेता को एक्सपोज कर दिया। क्या है उस किताब का सच? उत्तराखंड की राजनीति पे वो किताब है, बहुत भयंकर है, नहीं छापा गया उसे जानबूझ के। अन्यथा उत्तराखंड की जो लीडरशिप है उनमें से 80% लोग सड़क पे नंगे खड़े होंगे अगर वो किताब छपवा दी जाए। और उसमें अधिकारी भी बहुत सारे हैं, लगभग 35 अधिकारी भी शामिल हैं। और इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनकी सिर्फ किताबें नहीं लिखी गई हैं, उनकी सीढ़ियाँ भी हमारे पास हैं, वक्त आने पे वो भी जारी की जा सकती है, लेकिन करने का इरादा नहीं है। 85 साल की उम्र हो चुकी है आपकी और उसके बावजूद आपने ये किताब का प्रकाशन रोक रखा है। दबाव में या कोई और वजह? नहीं नहीं, दबाव आनंद सुमन सिंह किसी को नहीं मानता। अगर दबाव होता तो अब तक पता नहीं कितना जो बीजेपी में चले जाते। बीजेपी के एक बड़े नेता हमारे पास आए कि साहब आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा से मैच करती है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं करती। कि आप सनातन के हित चिंतक हैं? मैंने कहा आप सनातन के दुश्मन हैं। आप सनातन को अपनी सत्ता हथियाने का औजार बनाते हैं। मैंने सनातन को पहले स्टडी किया। मुझे नहीं लगता कि इस समय जितने नेता हैं भारत में उनमें से 1% व्यक्ति भी वेद के किसी 2 मंत्रों को सुना सकता है। और मैं 22,000 में से कोई भी मंत्र सुना सकता हूँ आपको। ऐसे कितने नेता हैं जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सुना सकते हैं? 1% भी नहीं है। जो ये कर रहे हैं वंदे मातरम को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्योंकि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, यहूदी, ये तीनों लोग खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो लगभग 600 रियासतें थीं। उसमें मुसलमानों की भी बड़ी बड़ी रियासतें थीं या नहीं थीं? जूनागढ़, हैदराबाद, सबसे बड़ी रियासत तो इस देश में हैदराबाद ही हुई है। निज़ाम हैदराबाद जिन्हें कहते हैं आप। निज़ाम हैदराबाद से सरदार पटेल की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको अपना राज्य दे रहा हूँ। दिया कि नहीं दिया उन्होंने? जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने अपने जो हवाई जहाज़ मंगाया पाकिस्तान जाने के लिए, उसमें अपने कुत्ते भर लिए, अपनी सारी बेगमों को छोड़ गए। उन्हीं की लड़की थी परवीन भाभी जो फिल्मों में मर गई बिना किसी आइडेंटिटी के, बेचारी अपने फ्लैट में मरी हुई मिली। मतलब 7 दिन बाद जब उनकी बॉडी में कीड़े पड़ गए थे। तो वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, वो बख्शता किसी को नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये राजनीति होती क्या और नेता कैसे बना जाता है? राजनीति क्यों की जाती है? राजनीति के मायने अब बदल गए हैं। 1990 तक राजनीति में 70% लोग ऐसे थे जो किसी मकसद से राजनीति में आते थे कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं, समाज के लिए कुछ करूं। उसके बाद जो नेता हैं उन्होंने ये तय कर लिया कि ये एक ज़रिया है पैसा कमाने का और अपनी ताकत दिखाने का, बस वो चल रहा है। अब राजनीति कहाँ है? अब तो राजतंत्र है। राजनीति का राज और लोकतंत्र का तंत्र, इन 2 शब्दों को मिला के इन्होंने राजतंत्र बना लिया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। राजनीति में चमचों का क्या महत्व होता है? और नेता को खराब ही चमचे करते हैं। कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो इन्हीं के कारण हुई है। और अब जो ये कह रहे हैं मोदी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मोदी, जो इंदिरा गांधी को लोगों ने इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया कह दिया था, वही हाल अब बीजेपी का होने जा रहा।
और ये जो इस समय का जिस 2026 में आप बैठे हैं, बीजेपी का पतन काल शुरू हो चुका है। मैं चमचों की गहराई से उन्हीं चाहता चमचों हूं। के कारण ही, इन्हीं चमचों के कारण जो लोग सत्ता की मलाई चाटने के आदी हैं, जो कुत्ते बन के दरवाजे पे बैठे रहते हैं नेताओं के और उनके जूते चाटते हैं। तो जो राजा होता है यानी कि मुख्यमंत्री या प्रधान, नहीं, मुख्यमंत्री राजा नहीं होता, वो लोक सेवक है। उसे राजा कहने का क्या मतलब है? वो कैसे राजा हो सकता है? या प्रधानमंत्री कैसे राजा हो सकता है? प्रधानमंत्री नौकर है हमारा, सैलरी लेता कि नहीं लेता प्रधानमंत्री? तो जो चमचों का सर्किल होता है मुख्यमंत्री के वो इर्द कहते गिर्द, रहे कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? तो ये चमचों का सर्किल जो होता है किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, ये चमचों का सर्किल बनता कैसे, कौन लोग होते हैं उसमें? जो लाभ लेने के लिए नेताओं के आगे पीछे रहते हैं वही क्रिएट होते हैं, और वही आगे चल के कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे रह जाते हैं। वो लाभ उठाना मकसद है उनका, सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम। किसी भी कोई भी नेता चमचा सिलेक्शन में किन बातों का ध्यान रखता है? उसके लिए, नेता के लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन व्यक्ति कैसा है। उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिना किसी हिचके उसके पैरों में पड़ जाए, और जो वो कहना चाहता है वो उसके कहने से पहले कह दे। पत्रकार भी वही चल रहा है आजकल। कोई भी नेता जब बड़े पद पर पहुंचता है, बड़े पोजीशन पर पहुंचता है, वो अपने पुराने लोगों को एकदम नज़रअंदाज कर देता है और उसके सर्किल में एकदम नए लोग होते हैं। ये क्या व्यवस्था है? उसका कारण यह है कि जिनको वो जानता है कि ये मेरी सत्ता की मलाई पर निर्भर है, तो वो उनमें से फिर चूज़ करता है कि इस व्यक्ति को मुझे अपने पास रखना। और अब नेताओं की एक फ़िलॉसफी है, और वो फ़िलॉसफी ये है कि पहले मेरा परिवार, फिर मेरे आसपास के लोग, फिर मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग, इनका लाभ भला होना चाहिए, बकाया दुनिया जाए भाड़ में। 25 सालों में उत्तराखंड की राजनीति जो अपने बदलते रंग रूप में आगे बढ़ रही है, आजकल एक मुद्दा ऐसा चल रहा है जिसके अंदर नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इसने बार बालाओं का डांस देखा, उस बार बाला के डांस में ये भी था, इसने पैसे लुटाए। इसे क्या कहेंगे? सवाल ये है कि इस समय जो नेता हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा है जिसने बार डांस नहीं देखा और जिसने बार में पैसे नहीं लुटाए? कोई एक नाम मुझे बताइए, तिवारी जी समेत। तो ये जो राजनीति चल रही है, बार डांस में एक दूसरे पे जो आरोप लगा रहे हैं, ये राजनीति, क्या मुद्दे नहीं बचे उत्तराखंड में? इसका मतलब यही है कि मुद्दे नहीं बचे। लोग मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते, लोग ऊल जलूल विषयों पे बात करना चाहते हैं। एक बहुत छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल से 19 या 20 साल की, उसको एक उद्योगपति ने मार दिया, अंकिता भंडारी। उसके मुद्दे पे बीजेपी की जो सरकार है उसने कोई गंभीरता से काम नहीं किया। सवाल ये नहीं है कि उन्हें सज़ा हो गई है, ये कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है कि जो पहाड़ की बेटियां हैं वो कितना सुरक्षित हैं। भाई आज आप कह रहे हैं कि राज्य बने हुए 26 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने बड़े शहर हैं उन शहरों में होटल्स में सबसे ज़्यादा वेटर कहाँ के हैं दुनिया में? सर्च कर लीजिए। मतलब यही पद रखे हैं हमने अपने राज्य के लिए। उत्तराखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कौन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? स्वाभिमान और सम्मान बचा कहाँ है? इससे बढ़िया तो उत्तर प्रदेश में थे हम। कम से कम वहाँ बातें सुनी जाती थी ना, यहाँ तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप हैं तो आपने काजी साहब की बात की, समून साहब की जी, वो किसी पद पे भी है शायद। किस पद पे? मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मदरसा चेयरमैन। एजुकेशन बोर्ड। जिस तरह की भाषा का प्रयोग बीजेपी के नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने किया मुसलमानों के खिलाफ, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? स्वाधीनता आंदोलन में, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो मुसलमानों का है। और आज आप उन्हें 2 दर्जे का नागरिक बनाने पे तुले हुए हैं। सड़क के किनारे अगर कोई मंदिर बना ले तो उसे कोई गिराने वाला नहीं है। जितनी पुरानी कब्र थी, मज़ार थी, उन सबको गिरा दिया गया। तो मुख्यमंत्री केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं क्या? मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं? या मुसलमानों की आबादी नहीं है उत्तराखंड में? कितनी आबादी है? 5-7% तो होएगी, इससे ज़्यादा ही होगी। 10% से ज़्यादा। तो 10% जो नागरिक हैं वो आपके नागरिक नहीं हैं। मैंने अपने जीवन में, इस उम्र में,
इससे ज़्यादा रद्दी राजनीति कभी नहीं देखी कि एक मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मियाँ भाई के रिक्शे में बैठ के जाओ तो इसे 4 रुपये की जगह 3 रुपये दो, उसका नुकसान करो। हमारे असम के मुख्यमंत्री कुछ दिनों पहले तक वो कांग्रेस में दरवाजे के बाहर बैठ के इंतज़ार किया करते थे हम जैसे नेताओं का। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस छोड़ के चले गए। मतलब जितने भ्रष्ट लोग थे वो सब बीजेपी में हैं आज। फिर बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि वो सबसे ईमानदार पार्टी है? हमारी कांग्रेस के जितने बेईमान थे वो सब उनके साथ हैं। तो हमारे पास तो गंदगी बची नहीं, अब हम तो नए ढंग से पार्टी खड़ी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इसमें सफल होंगे। ये वक्त कभी एक जैसा किसी के साथ नहीं रहता। राहुल गांधी तो चमचों के चक्रव्यूह में फंसे वो हुए। अब निकल चुके हैं, अब वो किसी व्यू में नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए कि वो उससे भी निकल चुके ऊपर कि उन्हें कोई पद लेना है। 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर जो ज़बरदस्त परिवर्तन आया वो ये है कि अब वो निर्भय है, उसे किसी से डर नहीं है। 2027 का उत्तराखंड चुनाव और उत्तर प्रदेश का चुनाव किन मुद्दों पे होने वाला है और कांग्रेस कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाएगी? अब जो कुछ करेगी जनता करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी। अब जनता को ये सोचना है कि उन्हें सरकार चाहिए या ड्रामेबाजी चाहिए, या कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या एथिस्ट हो, क्या फ़र्क पड़ता है? मान लीजिए मैं ईश्वर को नहीं मानता तो उससे क्या, मैं नागरिक तो हूँ ना देश का, और मेरी सुरक्षा करना। अभी प्रधानमंत्री जी ने इजराइल में कहा कि मेरे देश में जो यहूदी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। अरे भाई, हिंदू तो सुरक्षित है नहीं। तुम रोज़ कह रहे हो, तुम्हारी पार्टी कर रही है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, इस्लामिक राज्य बन जाएगा। कितने % मुसलमान हैं भारत में? बहुत कम। कितने हैं? 20 से 25%। 20 करोड़ लोगों से अगर 100 करोड़ लोगों को खतरा है तो उन 100 करोड़ लोगों को डूब मरना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए तुरंत। अब 100 करोड़ लोग अगर डर रहे हैं 20 करोड़ लोगों से, तो फिर तो डूब मरने की बात है। ये क्या मतलब कहा जाता है कि नेताओं के लिए डर एक बहुत बड़ा हथियार होता है, यानी कि आवाम के अंदर डर पैदा करो, किसी भी चीज़ का डर पैदा करो, और वो राजनीति के लिए बहुत मुफीद होती है। बिल्कुल वही चल रहा है दौर, वही दौर चल रहा है। अन्ना हजारे, रामदेव, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल जी जो कल जेल से बरी किए गए हैं, मतलब वो छोटा रिचार्ज है बीजेपी का, वो कोई नेता नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूँ। अन्ना हजारे इस देश का कलंक है मेरी दृष्टि में, जिसने कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए, और रामदेव जैसे उसके साथी रहे। मैं रामदेव को बाबा नहीं मानता हूँ, वो लाला हैं। पहले उन्होंने योग का व्यापार किया, अब वो आयुर्वेद का व्यापार कर रहे हैं, और वो भाजपा के नंबर 2 की कमाई को सफ़ेद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये बताइए, क्योंकि आप पत्रकारिता से भी काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है, आपका संपादक हैं, आपकी अपनी मैगज़ीन भी, अखबारों में संपादक रहे हैं, पत्रकारिता के हर दौर को आपने देखा है जी। 60s का भी दौर देखा है, 70s भी, 80s भी, 90s भी, और वर्तमान दौर भी है। तो पत्रकारिता पहले और अब क्या चेंज है और क्या ज़रूरत है? 1990 से पहले पत्रकारिता थी, अब पत्तलकारिता है। जहाँ पे देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात। बुरा मत मानिए, आप भी पत्रकार हैं। 99% पत्रकार उसी धारा पे काम कर रहे हैं कि कितना विज्ञापन आना, वैसी न्यूज़ बननी है। आपसे तो हमें कोई विज्ञापन नहीं मिलना, नहीं, लेकिन मेरी आप और आपकी बैठे हैं मित्रता- हमारे स्टूडियो मेरी और आपकी मित्रता है ना पुरानी। भाई, आप वो व्यक्ति हैं जो कुमार विश्वास को मेरे पास लाए थे और उसको मैंने नेता बना दिया। आज भले ही वो कुछ भी कह ले, लेकिन जब आप लाए थे तब तो वो पतला दुबला लड़का ही था ना। पहली किताब मैंने छपवाई थी उसकी। वक्त की बात है, कोई बात नहीं। कभी नदी नाव में और कभी नाव नदी में। आज के दौर में कौन लोग पत्रकार हैं और पत्रकारिता में क्या ज़रूरत है? जो 1% लोग बचे हैं वो अब कहने से डरते हैं अपने आप को पत्रकार। सतीश कुमार सिंह हैं, संदीप चौधरी हैं, इनमें अभी जिगर बचा है थोड़ा बहुत। ऐसे 2-4 जो लोग हैं उनको आप, रवीश कुमार हैं, इनको आप पत्रकार कह सकते हैं। अदरवाइज सबने ये ठान रखा है कि सरकार से जो आदेश आएगा शाम को, जो लाइनें लिखी होंगी उसी पे काम करना। सोशल मीडिया पे तो पत्रकार अपना धर्म निभा रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया पे भी बहुत कम %, रेयर लोग निभा रहे हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है? जब दुनिया बदलती है तो दुनिया के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। हर आदमी चाहता है कि वो सुख सुविधा में रहे, कौन दुखी रहना चाहता है? हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सेटल हो जाएं। देखिए, हमारा सीधा सा उसूल है आज़ादी के बाद से। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे गांव के पास रेलवे स्टेशन है अतरौली, यहाँ के कल्याण सिंह थे। वहाँ से 4 बूढ़े जो हैं वो अलीगढ़ जाने के लिए ट्रेन में चढ़े। मेरे ख्याल से 20 या 22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर होगा। टीटी आया, उसने कहा टिकट। बुढ़े ने खड़े होके एक तमाचा मारा उसे, बोले साले तुझे पता नहीं है देश आज़ाद हो गया? तो उनके लिए देश की आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना है कि वो ट्रेन में बिना टिकट जाना चाहते हैं। उनके लिए आज़ादी का मतलब यही था। ऐसी एक महिला आई और उसने पंडित नेहरू का गला पकड़ लिया। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। कि देश आज़ाद होने के बाद मुझे क्या मिला? पंडित जी ने कहा कि माई, तूने एक प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया और तू क्या चाहती है बता? अब वो राजनीति है क्या? अब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास पहुंच सकता है? इंदिरा जी के बंगले में जब हम घुसते थे तो सिक्योरिटी गार्ड गेट के इधर और उधर सो रहे होते थे, और 6 से ज़्यादा नहीं होते थे, और दरवाज़ा 1 नंबर सफदरजंग रोड का यूँ खुला रहता था। सुबह 9 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक दरवाज़ा बंद नहीं होता था। वो प्रधानमंत्री निवास था और इंदिरा जी सबसे मिलती थी। और उन्हें इंटेलिजेंस ने कहा कि आपकी सुरक्षा में जो सरदार पोस्टेड हैं उनको हटा दीजिए। बाकायदा एक ब्रीफ नोट बन के आया इंटेलिजेंस का। उन्होंने कहा नो, मैं नहीं हटाऊंगी। और उन्हीं ने उनकी जान ले ली कि नहीं ली? हमारे सामने है। राजीव जी के साथ जो हुआ वो भी आप जानते हैं। जिस परिवार ने शहादतें दी, जो परिवार देश को आगे ले जाने के लिए, जब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी तो पंडित नेहरू ने इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी। अपने 14-13 साल के शासन में खड़ी की कि नहीं की? भाखड़ा नांगल डैम, ये जितने डैम बने सब उन्हीं के कार्यकाल में बने। IIT, IIM, एम्स पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच थी। आज उनको हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो उनको गालियाँ देते हैं हर मामले में। वो कहते हैं हर बात के लिए वो जिम्मेदार हैं। उनके पैदा होने के लिए भी वही जिम्मेदार हैं, मुझे लगता है। अच्छा, अभी उन्होंने इजराइल जैसे देश में जाके झूठ बोला कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन इजराइल देश बना। इजराइल देश का जो गठन है, जिसे स्वीकृति दी यूएनओ ने, 1948 है और मोदी जी पैदा हुए 1950 में। तो या तो उनका जो चुनाव घोषणा पत्र है उसे निरस्त करके उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर देनी चाहिए। आपने राहुल गांधी की मेंबरशिप ख़त्म करके देखी? राहुल गांधी ने तो कुछ नहीं कहा, कोर्ट गए और जीत के आ गए और फिर दोबारा चुन के आ गए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, नेताओं की जीविका का मुख्य साधन उत्तराखंड में क्या क्या है, और कितने 70 में से कितने विधायकों का क्या क्या व्यवसाय है? सबका व्यवसाय खुला है। क्या नेता कमीशन भी लेते हैं? स्वाभाविक है, उसके बिना कैसे जिंदा रहेंगे? कोई नेता बताए उसका क्या व्यापार है? मेरे ख्याल से 10% नेताओं के व्यापार होंगे, बकाया सब तो वैसे ही काम कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या वजह होती है कि कोई भी चुनाव जीतता है या नेता बनता है, अगले दिन 20-25-30 लाख की गाड़ी उसके नीचे होती है, वो कहाँ से आ जाती है? आप एक पत्रकार, कौन लोग होते हैं? आप एक पत्रकार हैं, सोचिए ना। कांग्रेस के 80% लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बिना गाड़ी के, सरकारी जो पूल कार वो होती थी, कार या बस, उसमें जाया करते थे लोकसभा और राज्यसभा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। 80%, 20% निश्चित तौर पे अमीर घरानों के लोग रहे होंगे उस समय। अब तो 100% अमीर हैं। उत्तराखंड में नेताओं की क्या स्थिति? अब उससे ज़्यादा बदतर स्थिति और क्या होगी? उत्तराखंड राज्य पछता रहा होगा कि कैसे लोगों को हमने नेता चुन लिया। अच्छा, अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि एक फला अधिकारी पकड़ा गया, उसके यहाँ से नोटों के बंडल 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़। तो किसी एक इंसान को जीने के लिए, एक नौकर को, यानी कि सरकारी सेवक को
कितने पैसे की आवश्यकता होती है, और ये 100, 200, 500 करोड़ जो भ्रष्टाचार से इकट्ठा होता है, इसका ये करते क्या है, कैसे इसका दोहन होता है? उसका भोग वो नहीं करते हैं, उनके आसपास जो लोग होते हैं, जो उनके परिवार के लोग होते हैं, वो करते हैं। और फिर बाद में जब उनके घर में बीमारियां घर जगह बनाती हैं, तो वो सारे पैसे डॉक्टरों के पास जाते हैं या सिक्योरिटी में जाते हैं। ऐसे पैसे का यही हाल होता है। आज के दौर में नेतागिरी कितनी महंगी है? बिल्कुल महंगी है। एक चुनाव लड़ने के लिए एमएलए को कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए चाहिए उत्तराखंड में। कोई भी नेता कह दे कि इससे कम में चुनाव लड़ लेगा। और नेता बनने रहने के लिए? नेता बने रहने के लिए भी 2 करोड़ रुपए महीना चाहिए, अगर कायदे से काम करें आप तो। यानी कि सर्वाइवल के लिए इतनी आवश्यकता है। और वो लोग इंतजाम करते हैं, तो फिर उन लोगों के लीगल इनलीगल सारे काम आपको करने पड़ेंगे। भाई पैसे कहाँ से लाएंगे आप? या तो आप ख़ानदानी कुछ रईस हों, या आपके पास पहले का कुछ हो मालता, तब तो आप राजनीति करें, नहीं तो क्यों करें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राजनीति में जो व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जाते हैं कैरेक्टर को लेकर कि इसका चरित्र खराब है, उसका चरित्र खराब है, तो राजनीति में इसकी क्या महत्ता पहले थी और क्या आज है? पहले तो महत्ता सब चीज़ों की थी 90 से पहले। उसके बाद महत्ता बची कहाँ है? किस चीज़ की महत्ता बची आप बताओ? व्यक्तिगत हमले जो हैं, व्यक्तिगत हमले एक दूसरे पे वही करते हैं जो सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े चरित्रहीन हैं, वही एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। जबकि हमाम में सब नंगे हैं, ये कहावत बहुत पुरानी है। उसके नंगे हुए बिना राजनीति नहीं हो सकती ना आजकल। इसीलिए हमने अपने आप को खादी में सेफ रखा। हमने 10 साल पहले छोड़ दिया 2016 में कि अब हम कहीं नहीं हैं, लेकिन वैचारिक तौर पे कांग्रेसी हैं, और वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कांग्रेसी रहेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, वो क्या होता है कि कहा जाता है कि जो सिस्टम होता है, सिस्टम के हिसाब से चलेगा तो वो तरक्की करेगा। सिस्टम का मतलब जो चैन होती है सिस्टम वाली, वो ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोगों का आरोप ये है कि बिना सुविधा शुल्क के कोई भी काम नहीं होता, हर स्टेप पे खर्चा करना पड़ता है, ये एक सिस्टम है। सिस्टम सबसे बड़ा झूठ है, और बिना पैसे के, बिना लक्ष्मी के किसी को कोई पद नहीं मिलता। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको व्याख्या करने की आवश्यकता लगती नहीं। अब पीड़ा होती है कि हमने इस मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। एक हम गीत गाते थे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। अभी मेरे ख्याल से कल या परसों चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि थी या जन्मदिन था, कुछ था कार्यक्रम। कितने लोगों ने याद किया, कितने नेताओं ने उनके कार्यक्रम आयोजित किए, और कितने नेताओं के घर पे या कितनी सरकारों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरोक्रेसी किसी भी यथा राजा तथा प्रजा, इसलिए यथा मंत्री तथा अधिकारी। जब आप एक अधिकारी से ये कहेंगे कि मुझे इतने पैसे हर महीने चाहिए, तो वो साम दाम दंड भेद करके आपको उतने पैसे अर्जित कराएगा। और उत्तराखंड की जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे वर्स्ट है पूरे भारत में। इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको जानता हूँ मैं। आपकी जो किताब है, कौन कौन देश की तबाही का जिम्मेदार, आपकी एक एक को जानता हूँ, एक एक मेरी नज़र में है। यानी कि आपकी किताब जिस दिन छपेगी बहुत कुछ है? क्या होगा वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि अपनी बात कहने से न कभी चूकना चाहिए और न डरना चाहिए। तो भ्रष्टाचार पे या आपके तजुर्बे पे या आपके अनुभव पे जो किताब है, आपने बताया कि 80% ब्यूरोक्रेसी और नेताओं का खुलासा हो जाएगा उससे। बिल्कुल। तो ये किताब आपके जीवन काल में संभव है या कुछ? मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे किसी ने नहीं मारा तो 100 साल तक मैं ज़िंदा रहूँगा। वैसे मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे कोई मारेगा। मारता आदमी उसी को है जिसने किसी के साथ कोई धोखा किया, तो ऐसा मैंने किया नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी छपेगी। अंत में मैं बीइंग ए पत्रकार आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में मीडिया काउंसिल के गठन की ज़रूरत है या नहीं है? देखिए, गठन की सबकी ज़रूरत है, लेकिन उसमें स्वतंत्र लोग भी तो हों, जिनका ज़मीर जिंदा हो वो लोग भी तो हों। जिनका वक़ार मर गया हो, ज़मीर मर गया हो, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं?
और क्यों उम्मीद करते हैं? पत्रकारिता बची कहाँ है? तो इसलिए पत्रकारिता की बात ही मत करिए। मैंने आपसे कहा ना कि पत्तल चाटुकार हैं लोग। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हमारे दर्शकों के साथ कोई ऐसी घटना, बात, अनुभव साझा करना चाहें जो आम लोगों के काम आए। पहली चुनी हुई सरकार में एक प्रयास हमने किया था कि जो उत्तराखंड के 2 आधार हैं जिन पर उत्तराखंड की जो पर्यटन व्यवस्था है और धार्मिक व्यवस्था है उसका आधार टिका हुआ है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर, तो वहाँ कैमरे लगवाए गए थे। उस पर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के पंडितों ने यहाँ तक कहा कि ये तो मुसलमान रहे, इन्हें क्या मालूम सनातन धर्म क्या होता है। लेकिन कैमरे लगने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में मंदिर समिति की जो आय है वो 350 गुना बढ़ गई अचानक। इसका मतलब है कि 350 गुना चोरी हो रही थी ना। तो मंदिरों को कमाई का अड्डा ना बनाएं। किसी भी मस्जिद में कोई भी व्यक्ति आसानी से जा सकता है, उसमें ताले नहीं लगाए जाते हैं मस्जिद में, पहले दरवाजे भी नहीं बनाए जाते थे। और ईदगाह आपको ऐसी मिलेगी जो बिल्कुल खुली होगी, उसमें कोई दरवाज़ा, कोई दीवार भी नहीं होगी। मेरे ख्याल से दीवार भी नहीं बनाते ईदगाह में। जानवरों की सुरक्षा के लिए होती। तो कोशिश करिए कि राज्य की आय का प्रमुख साधन हो सकता है वो जो हमारे मंदिर हैं, लेकिन उसे अंधविश्वास में बर्बाद मत करिए। जो भी मत मज़हब संप्रदाय है वो हमारी सुविधा के लिए हैं, हमारे ऊपर राज करने के लिए नहीं है। और जिसकी जो सोच है वो उसको फॉलो करे। लेकिन सब भारत के नागरिक हैं, किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो छोटा नागरिक और ये कोई बड़ा और छोटा नहीं है। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता सबके ऊपर समान रूप से लागू होती है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी, राष्ट्रपति के ऊपर भी। और ये गलतफहमी नेता अपने दिमाग से निकाल दें कि वो मालिक हैं, क्योंकि जब आप वेतन ले रहे हैं और आपकी सुरक्षा पर इस देश की जनता जनार्दन के खून पसीने की कमाई से वसूले गए टैक्स के पैसे से खर्च किया जा रहा है, तो फिर आप राजा नहीं हो सकते, आप उनके कर्मचारी हैं। राजा तो जनता जनार्दन को ही होना चाहिए। लेकिन जनता जनार्दन छोटे लालच में 500 रुपये में अपना वोट दे आती है। उसको भी इसमें समझदारी दिखानी चाहिए कि वो वोट उस व्यक्ति को दे जो उनके काम आने वाला हो। डॉक्टर साहब, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर आनंद सुमन सिंह, जो अपने आप को राजा आनंद सुमन सिंह कहलाना पसंद नहीं करते। इनका कहना है कि जब देश आज़ाद हुआ, राजघराने ख़त्म कर दिए गए, तो जो कोई भी अपने आप को राजा कहता है वो संविधान की शान में गुस्ताखी है। लिहाजा सब लोग भारतीय हैं और भारतीय नागरिक के नाते सभी को व्यवहार करना चाहिए। ये चौंकाने वाला सच जिस दिन सामने आएगा कि डॉक्टर आनंद सुमन सिंह ने जो एक किताब लिखी है, उनका मानना है कि 80% नेता और ब्यूरोक्रेट इसमें एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन 85 साल की उम्र होने के बावजूद भी डॉक्टर आनंद सुमन सिंह ने ये किताब प्रकाशित नहीं की है, या इन्होंने वसीयत की है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि ये किताब आपके जीवन काल में ही प्रकाशित हो। वसीयत के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन राजा साहब जिन्हें हम कहते हैं, तो डॉक्टर आनंद सुमन सिंह मानते हैं कि अगर किसी ने इनकी हत्या नहीं की तो इनका जीवन काल 100 साल होगा। यानी कि इनकी लिखी हुई किताब कभी भी हम लोगों के सामने आ सकती है, लेकिन वो जो विस्फोट होगा उसमें जो बड़े बड़े नेता और ब्यूरोक्रेट एक्सपोज होंगे, ये एक सोच का विषय कि कौन कौन उस किताब में होगा और क्या क्या खुलासे होंगे। फ़िलहाल मोहम्मद सलीम सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।